हाँ, तो हम चल रहे थे मेटल नॉन मेटल पर, और इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू कर चुके थे, है ना। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज शो कर चुके थे शुरू, और उसमें एक हम पढ़ लिए थे कि क्या होगा जब मेटल रिएक्शन करेगी एयर से। तो आपको सिंपली पता है एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन हेल्प करती है किसमें, बर्निंग में, है ना। जलाने के लिए ऑक्सीजन काम आती है, बुझाने के लिए CO2, है ना। तो फायर को जलाने में तो अपनी ऑक्सीजन हेल्प करती है। तो बताओ, हम बोल रहे हैं ना कि एयर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब उनको क्या कर रहे हैं, बर्निंग ही कर रहे हैं वो। तो मेटल की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से कराते हैं तो मेटल का ऑक्साइड बनता है, सिंपली आपको पता है इतना, है ना। और मेटल के जो ऑक्साइड बनते हैं ना, वो बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो वो एसिड से रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है भाई। बेसिक होगा तो एसिड से रिएक्शन करेगा, है ना। लेकिन देखो, दो मेटल्स ऐसे हैं जिनके जो ऑक्साइड होते हैं ना, वो दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। कौन किसके हैं बताइए। जैसे देखिए आप, सम मेटल्स ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, मतलब कि जिंक और एल्यूमिनियम से बनने वाले ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं। इसीलिए देखो ये रिएक्शन यहाँ पे दी हुई थी, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करता है। पहली वाली रिएक्शन हमने उससे कराई हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, याद रखिए क्या बना है, LCl3 सोल्ट और वाटर बने। आवाज़ थोड़ी सी चलने लग रही होगी आपको, गले में थोड़ी सी खराबी आई थी ना, है ना, खराश वगैरह हो गई थी, तो ठीक है, पर अभी मैनेज की, थोड़ा थोड़ा मैनेज कीजिए। और बताओ, सेकेंड वाली रिएक्शन में NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं, जो एक बेस है, मतलब यहाँ पर ये एसिडिक बन गया, ऊपर वाली में ये बेस था, NaLO2 बना था, H2 रिलीज हुआ था। तो ऐसे ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्या कहलाते हैं, एम्पोटेरिक ऑक्साइड। कौन कौन सी मेटल्स एम्पोटेरिक ऑक्साइड बनाती है, एल्यूमिनियम और जिंक। ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद जो बनाते हैं ऑक्साइड, वो कैसे होते हैं, एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं, ठीक है। और देखिए वाली रिएक्शन वही है, जो जिन मेटल्स के ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे, जिन मेटल्स के ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे, क्या बनाएंगे बताइए, वाटर में डिजोल्व होकर NaOH KOH। मतलब कि कौन कौन से मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में, एल्कलाइन, ली ना की लिथियम सोडियम पोटेशियम, इनसे बनने वाले ऑक्साइड, है ना, मेटल के ऑक्साइड, वो क्या होते हैं, वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। इसलिए देखो रिएक्शन से याद रखिएगा, Na2O रिएक्शन H2O से करा रहे हैं, K2 ही करा रहे हैं, तो KOH बन रहा है, पहले वाले में NOH बन रहा है, याद रखिएगा, है ना। लिथियम से कराएंगे ना, लिथियम के ऑक्साइड का, है ना, क्या होता है फॉर्मूला, Li2O। रिएक्शन कराएंगे H2O से, तो पता है क्या बनेगा, Li और OH, लिथियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, याद रखिएगा। चलिए अब सेकंड प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, यहाँ पे आप इनको रिवाइज कीजिए, है ना। क्या होगा जब वाटर से रिएक्शन करता है, तो देखो वाटर में भी तो हमारी कौन होती है, ऑक्सीजन होती है ना, तो यहाँ पर भी ऑक्साइड बनता है, याद रखिएगा। तो मेटल में देखो ये स्टेप दो, ये जो वाली रिएक्शन है ना वाटर के साथ, दो स्टेप में होगी, कितने स्टेप में होगी, दो में। तो दो रिएक्शन, जनरल रिएक्शन आपको याद करनी है, क्या, फर्स्ट मेटल रिएक्शन करेगा वाटर से, क्या बनाएगा, ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ऑक्साइड ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और दोबारा से भाई वाटर के कॉन्टेक्ट में तो अभी भी है ना वो, जैसे ही मेटल की रिएक्शन वाटर से हुई तो क्या बन गया, मेटल का ऑक्साइड बन गया, रिलीज हुई कौन सी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस, है ना। फिर अभी भी पानी में ही है मेटल, तो बनने वाला ऑक्साइड वाटर से दोबारा रिएक्शन करता है, क्या बनाता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड। लेकिन लेकिन याद रखिएगा, ये वही वही वाला पॉइंट है जो लास्ट वहाँ पे था, कि वो मेटल्स जिनके ऑक्साइड वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं, तो हाइड्रोक्साइड ही बन रहे थे, NaOH हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम KOH भी हाइड्रोक्साइड है। तो मतलब वो ऑक्साइड जो वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं मेटल के, वही बनाते हैं मेटल का हाइड्रोक्साइड, तब ये दोनों स्टेप चलती है। और अगर वाटर में डिसोल्व नहीं है तो केवल ये रिएक्शन पहले ही हो पाती है, यहीं पर रुक जाती है ना। तो बताइए, केवल लिथियम सोडियम पोटेशियम, मतलब कि एल्कलाइन मेटल्स के ऑक्साइड डिसोल्व होते हैं ना। तो बताइए, उन उन तीनों के केस में तो हम ये दोनों स्टेप कर सकते हैं, मतलब मेटल दोनों रिएक्शन करती है। बाकी जो भी आयरन है, सिल्वर है, ये सब तो केवल फर्स्ट पर ही रुक जाती है ना, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखो इन सबको पढ़िएगा आप, आगे चलते हैं। देखो ये वाली
इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये वाली लाइन्स, कि मेटल जैसे पोटेशियम और सोडियम ये वॉयलेंट रिएक्शन करते हैं कोल्ड वाटर से। वॉयलेंट रिएक्शन होती है इनकी कोल्ड वाटर के साथ। देखो, देख सकते हो आप लोग रिएक्शन के एंड में क्या लिखा हुआ है, हीट। तो हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब कि क्या होता है भैया, ज़्यादा अमाउंट में क्या रिलीज होती है, हीट, है ना। तो काफ़ी एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है एंड में, ठीक है। तो पोटेशियम की रिएक्शन H2O से करा रहे हैं तो हाइड्रोक्साइड बन रहा है, क्यों, क्योंकि डिजोल्व हो जाएगा ना इसका ऑक्साइड, तो दोनों स्टेप हो जाएगी ये, है ना। तो क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस तो निकलनी है, देखो यहाँ पे बन रही है पहली वाली में, और हीट निकलती है। सोडियम के साथ भी सेम होता है, NaOH बनता है। अगली लाइन देखिए, अगला, लेकिन कैल्शियम के केस में ऐसा नहीं होता। कैल्शियम के केस में लेस वोलेंट होती है, कैसी होती है, लेस वोलेंट होती है। हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। याद रखिएगा, सोडियम पोटेशियम से होने वाली रिएक्शन वाटर के साथ, इसमें हीट निकलती है, और ये हाइड्रोजन गैस जो साथ में निकलती है ना, ये इस हीट में आग पकड़ लेती है, कैच फायर। तो पोटेशियम सोडियम के केस में आग पकड़ लेती है, आग लग जाती है। इतनी एक्सप्लोसिव रिएक्शन है कि भैया सोडियम अगर पानी की टच में आ गया ना, पानी के कॉन्टेक्ट में आ गया ना पोटेशियम सोडियम, तो यहाँ पे क्या होगी, आग लग जाएगी। क्या होगा, आग लग जाती है, ठीक है। तो बर्निंग हो जाती है ना, ध्यान रखा जाता है। इसलिए सोडियम वगैरह को इनको कहाँ डुबो के रखते हैं बताइए, केरोसिन में, केरोसिन में, है ना। कैल्शियम के ऑक्साइड, कैल्शियम की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो निकलने, देखो यहाँ पे हीट नहीं लिखा हुआ, क्यों, क्योंकि इतनी हीट रिलीज नहीं होती, और यहाँ पर बर्निंग होने का भी चांसेस कम है, क्यों, क्योंकि हीट कम रिलीज होती है, लिखा हुआ है ना। नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू केच बर्न। आग किस में लगती है, हाइड्रोजन गैस में लगती है, ओके। चलिए, देखो, आग तो नहीं लगती, लेकिन ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या, याद रखिएगा, हो सकता है किसी स्टेटमेंट में आ जाए कि जैसे ही वाटर में डिजोल्व करते हैं कैल्शियम को, तो आग तो नहीं लगती, मतलब कि लेस एक्सप्लोसिव है ना। तो इसमें होता क्या है, हीट रिलीज कम होती है, लेकिन कैल्शियम इसमें तैरने लगता है ऊपर। पानी में, पानी से रिएक्शन कराते हो तो कैल्शियम ऊपर आकर तैरने लगता है, ध्यान रखिएगा। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड। हाँ, हीट ज़्यादा रिलीज नहीं होती तो बर्निंग नहीं होती, लेकिन हाइड्रोजन गैस तो बनती है ना, हाइड्रोजन गैस तो बनती है, और उनके बबल्स बनने से कैल्शियम उन बबल्स पर तैरने लगता है, फ्लोट करने लगता है, ध्यान रखिए। तो सही स्टेटमेंट होगा अगर ये हो तो, है ना। देखो, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर। याद रखिए, मैग्नीशियम जो होता है वो कोल्ड वाटर के साथ तो रिएक्शन नहीं करता। डू नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, रिएक्ट विद हॉट वाटर। हॉट वाटर चाहिए होता है मैग्नीशियम की रिएक्शन कराने के लिए, तो रिलीज होती है क्या बनता है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है, कब, जब हॉट वाटर से रिएक्शन कराते हैं। और यहाँ पर भी सेम लाइन है कि ये भी तैरने लगता है भैया बबल्स बनने से। हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं तो मैग्नीशियम भी फ्लोट करने लगता है, जिस भी कंटेनर में आपने रिएक्शन कराई है। देखो, ये रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है कि मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड एंड हॉट वाटर। तो देखो, कौन कौन सी मेटल, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये तो रिएक्शन ही नहीं करते, नाइदर कोल्ड नॉर हॉट। तो कोल्ड और हॉट वाटर दोनों से रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन करते हैं किससे, स्टीम से। किससे, स्टीम। अरे स्टीम भी तो वाटर से बनती है, उसको वेपर की फॉर्म में स्टीम बोलेंगे, केवल स्टेट बदल गई है, तो है तो वाटर ही। लेकिन देखिए, जी लिखा हुआ है, मतलब गैसेज स्टेट में, गैस स्टेट में, गैसेज स्टेट में है, वाटर है लेकिन गैसेज फॉर्म में। तो एल्यूमिनियम और आयरन के केस में देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे लिक्विड लिख दूँ ना मैं स्टेट, तो गलत हो जाएगा, रिएक्शन नहीं करता, केवल स्टीम से ही रिएक्शन करते हैं दोनों, तीनों, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम। अल्फेज याद रखिए, अल्फेज, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। तो अल्फेज, अल्फेज किसी का नाम होगा ना, तो एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये ना तो हॉट वाटर से ना कोल्ड वाटर से ये करते हैं रिएक्शन, तो बस स्टीम से। किससे, स्टीम से बनते हैं, सेम वही ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो भैया आपका न्यू ईयर काफ़ी का पास आता जा रहा है भैया, 38 हो चुके हैं, है ना। तो 20 मिनट बाद
हैप्पी न्यू ईयर बोल के और आपको ये सेशन ख़त्म करेंगे यहीं पे, है ना। आगे देखिए, मेटल्स सच एज लेड एंड कॉपर सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। और देखिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं जो ना तो स्टीम से करेंगे ना वाटर की किसी फॉर्म से करेंगे। ठंडा गर्म कुछ भी लाओ, रिएक्शन नहीं करना तो नहीं करना। कौन कौन? लेड पीबी, कॉपर CU, सिल्वर AG, गोल्ड AU। ये तो नहीं करेंगे किसी से भी, है ना, चाहे स्टीम लाओ तब भी नहीं, ठीक है। ये आपके MCQ पर्पज से आपको याद रखने हैं, ठीक है। बोल सकता है कि इनमें से कौन वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। लेड लिखा होगा, कॉपर लिखा होगा, सिल्वर लिखा होगा, साथ में लिखा हुआ कॉपर, है ना। कॉपर कॉपर लिखा हुआ है, कॉपर दे चुके हैं ऑलरेडी, है ना। साथ में दिया हुआ क्या? लिथियम या फिर सोडियम। हाँ, तो ये दोनों करते हैं भैया रिएक्शन, लेकिन हमारे लेड कॉपर सिल्वर ये सब नहीं करते। आपको दिया हो क्या? आपको दिया हो आयरन, करता है, स्टीम की फॉर्म में करता है ना, याद रखिएगा। चलो अगली प्रॉपर्टी है व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। क्या होगा जब मेटल किसके साथ रिएक्शन करेगी भैया? एसिड के साथ, ठीक है। तो आपको तो पता है ना, जो मेटल होते हैं, जो मेटल होते हैं वो बेसिक प्रॉपर्टी रखेंगे, है ना। तो डाइल्यूटेड एसिड की कंडीशन, डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है? एसिड को आपने डाइल्यूशन कर दिया एसिड का, मतलब उसमें क्या इसका एडिशन किया है H2O का। किसका एडिशन किया है? H2O का। तो बताइए क्या होगा? मेटल जो है वो बेसिक नेचर रखता है, बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। डाइल्यूटेड एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन कराने पे सोल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, याद रखिएगा। सो देखते हैं, मैग्नीशियम के केस में, एल्यूमिनियम के केस में और जिंक के और आयरन के केस में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराओ और क्या बनाओ? प्रोडक्ट। तो देखो मैं बताता हूँ वर्बली आपको कि मैग्नीशियम की रिएक्शन जब आप किससे कराओगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है। तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी सही सब में। क्या बनेगा भैया? मैग्नीशियम का क्लोराइड बनेगा, सोल्ट बनेगा, MgCl2। क्या बनेगा? MgCl2। तो MgCl2 बनता है मैग्नीशियम की रिएक्शन कराने पे, तो आयरन गैस तो निकलती है, याद रखिएगा। क्या होगा जब किससे रिएक्शन कराएंगे? एल्यूमिनियम से। किसकी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो बताइए क्या बनेगा? सोल्ट AlCl3। क्या बनेगा? और साथ में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकल रही है, AlCl3 बनेगा एल्यूमिनियम गैस में। और याद रखिए जिंक का पूछा है, जिंक की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएंगे तो ZnCl2 बनेगा, साथ में आयरन गैस निकलेगी, ZnCl2 बनेगा जिंक के केस में। आयरन Fe की रिएक्शन HCl से कराने पे देखो आयरन क्या बनाता है? +3 वाला FeCl3। क्या बनेगा? FeCl3 प्लस आयरन गैस रिलीज होगी। तो तीनों मैंने आपको बता दिए हैं क्या क्या होगा, ठीक है। चारों पांचों जो भी पूछा है उसने। हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व व्हेन द मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। देखो नाइट्रिक एसिड की कंडीशन में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ना रिएक्शन कराओ, किससे करा रहे हो? नाइट्रिक एसिड से, तो किसका एवोल्यूशन नहीं होता? हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन नहीं होता, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, ठीक है। किस गैस में जब रिएक्शन कराते हो? किससे? आपके नाइट्रिक एसिड से। क्या फॉर्मूला होता है? HNO3। ये है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। बिकॉज रीजन बेस्ड क्वेश्चन है भैया, वाई। वाई तो 2 मार्क्स में आ गया या 3 मार्क्स में आ गया तो पता होना चाहिए। बिकॉज बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज द hydrogen produced to water and itself get reduced to any nitrogen oxide, NO2, NO, है ना, N2O, इनमें टूट जाता है। देखो होता क्या है, ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या करता है बताओ? हाइड्रोजन को क्या बना देता है? वाटर। उसका कर देता है ऑक्सीडेशन। और अगर दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है तो खुद क्या कराएगा? खुद का कराएगा रिडक्शन, और खुद रिड्यूस हो जाता है किसमें? N2O, NO, NO2। ये तीनों फॉर्म जो है ना, ये किसकी है बताइए? इसके ऑक्साइड्स की, याद रखिएगा। ये आ सकता है, ये आ सकता है MCQ में। सर कैसे पूछेगा? ये पूछेगा कि
नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन आप किससे करा रहे हो? मेटल से। तो ये रिड्यूस होकर क्या बनाता है? रिड्यूस होकर क्या बनाता है? कौन? नाइट्रोजन, नाइट्रिक एसिड। तो NO लिखा होगा ए में, ऑप्शन है। बी लिखा होगा N2O, सी लिखा होगा NO, डी लिखा होगा ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे के सारे इसके ऑक्साइड है, तो इन सब में ये टूटता है। तो तीनों, मतलब तीनों ऑल ऑफ दीज ना, खुद रिड्यूस होकर तीनों फॉर्म में से किसी फॉर्म में पाया जा सकता है। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3। लेकिन दो ऐसी मेटल्स है जहाँ पर तो इसकी भी नहीं चलती, जहाँ तो इसकी भी नहीं चलती भैया, किस किसी केस में? Mg और Mn, है ना। आपने गाना सुना होगा मन मस्त मगन, है ना, मन मस्त मगन। तो मैग्नीज और मैग्नीशियम दोनों के केस में नाइट्रिक एसिड की भी नहीं चलती। मन के आगे तो आप लोगों को भी नहीं चलती, मन के आगे तो आप लोगों की भी नहीं चलती। होता है ना, मन के हारे हारे मन के जीते जीत, है ना। तो वही, तो सुनिएगा, मैग्नीशियम और मैग्नीज ऐसी मेटल है जो अपने नाइट्रिक एसिड से भी क्या निकाल देती हैं? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वाज द फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। देखो, ये जो मैग्नीशियम वगैरह और कैल्शियम, ये तेर फ्लोट कर रहे थे, किस पर फ्लोट कर रहे थे बताओ? बबल्स पर। किसके बबल्स? हाइड्रोजन गैस के बबल्स। तो ये बता रहा है, ये सीरीज है इनकी, किनकी? कुछ मेटल्स की सीरीज दी गई है कि किस केस में द रिएक्शन वाज आल्सो मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस। ये पूछ रहा है कि ये कुछ मेटल्स के एग्जांपल आपको दिए, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। तो आप बताइए कि इनमें कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा? और आयरन। तो आपको इसमें रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जमा सकते हो। सबसे ऊपर टॉप पे कौन आएगा? मैग्नीशियम, ज़्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन उसी की है, ज़्यादा गैस वहीं पे बनेगी। कौन सी? हाइड्रोजन गैस। और उसके बाद एल्यूमिनियम आता है, फिर जिंक आता है, और फिर आयरन आता है। तो इस तरीके से इनकी रिएक्टिविटी का क्या होगा? सीरीज होगा, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। In the case of copper, no bubbles were seen and the temperature also remain unchanged. This so copper does not react with dilute hydrochloric acid. तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये सीरीज है किसकी? आप रिएक्शन करा रहे हो किससे? एसिड के साथ। तो किस में ज़्यादा क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस। तो किस में बनेगी? मैग्नीशियम में, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। याद रखिएगा, कॉपर जो होता है ना, वो तो रिएक्शन ही नहीं कर रहा है। इन द केस ऑफ कॉपर, नो बबल वर सीन, द टेम्परेचर आल्सो रिमेन अनचेंज, दिस सो कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कॉपर रिएक्शन नहीं करता, याद रखिएगा। अगर आपके आगे है ना उसमें, तो कॉपर ढूंढिएगा, ऐसे लिखा हुआ है कि विच ऑफ द मेटल नॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो कॉपर आंसर जाएगा। तो MCQ में कॉपर ढूंढना है आपको, याद रखिएगा। ये पॉइंट, छोटे पॉइंट जो बीच बीच लाइन में आ रहे हैं, वो याद रखिएगा। नाइट्रिक एसिड से हाइड्रोजन का एवोल्यूशन कौन सी मेटल्स कराती है? मनमस्त मगन, है ना, है ना, याद रखिएगा। देखो अगला ये पॉइंट देखते हैं। एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया जो ये लेटिन वर्ड है भैया। एक्वारेजिया थोड़ा सा फॉरेनर वर्ड लग रहा है ना। तो देखो, रॉयल वाटर, इसका मीन क्या होता है इंग्लिश में? रॉयल वाटर। लेटिन है एक्वारेजिया, इंग्लिश टर्म क्या है इसकी? रॉयल वाटर। फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ द कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कंसनट्रेटेड और डाइल्यूटेड, इसका मतलब क्या होता है? जब जब आ, जो एसिड या बेस है, उसमें हम आ, क्या ऐड करते चले जाएं? वाटर। क्या? वाटर। तो क्या होगा? उनकी एसिडिसिटी और बेसिसिटी, इनकी जो पावर्स हैं, ये कम होती रहती हैं, है ना, कम हो जाती हैं। अरे वही है यार, अभी सर्दियाँ चल रही है ना, आप लोगों ने गर्म पानी किया, उस गर्म, मान लो कि 2 मग पानी आप एक बाल्टी में डालते हो, क्या होता है? मज़ा नहीं आता, मतलब गर्म लगता ही नहीं, आपको लगता है वही नॉर्मल पानी है ना। तो आप एक टब पानी, ठंडे पानी में एक बाल्टी भर के गर्म पानी उड़ेलते हो, तो आपका काम बन जाता है। लेकिन मान लो वहीं पर एक पूरे टब में आपको 2 मग पानी डालना हो, तो क्या होगा? कुछ काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि बताओ, अपन मान लेते हैं कि वो मग है, 1 या 2 मग, वो क्या है बताओ? एसिड या बेस। उसमें आप एक टब पानी उड़ेल दोगे,
तो आपके एसिड बेस मतलब आप गर्म पानी का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, है ना। तो याद रखिएगा, मान लो मैं एक मग गर्म पानी में पहले एक मग ठंडा पानी डालता हूँ, है ना, फिर दूसरा डालता हूँ ठंडे पानी का, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे करके एक टब डाल दिया मैंने ठंडे पानी का। तो मतलब गर्म पानी का तो अमाउंट बहुत कम रह गया, तो उसकी पावर कम होती जा रही है ना। तो ऐसे ही एसिड और बेस में जब हम मिलाते जाते हैं वाटर, तो वो कैसे होते जाते हैं, वो डाइल्यूटेड होते जाते हैं। मतलब उनकी एसिडिसिटी और बेसिसिटी कम होती जाती है। बेस के केस में बेसिसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। और जब इनमें वाटर बिल्कुल कम ऐड किया हो, मतलब प्योर फॉर्म में है, वाटर ऐड नहीं है, तब कैसे होंगे, क्या बोलेंगे, कंसनट्रेटेड। और कंसनट्रेटेड फॉर्म क्या होती है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, पावरफुल होता है एसिड बेस कंसनट्रेटेड फॉर्म में। इसीलिए हम अपने लिए एक्सपेरिमेंट के लिए उनको डाइल्यूटेड करते हैं, उनकी पावर को कम करते हैं हल्का सा, ताकि हम यूज़ कर सकें, हार्मफुल ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, ठीक है। लेकिन एक बार ये जिया भैया कैसा होता है, कंसनट्रेटेड तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इन दोनों का मिक्सचर है। और किस रेशियो में है, 3:1। अगर 3 ड्रॉप्स आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए, तो 1 ड्रॉप नाइट्रिक एसिड के लीजिए, तब बनेगा आपका कौन सा, एक्वारेजिया, क्या बोलेंगे, रॉयल वाटर। 3:1 में होता है। देखो एग्जामिनर आपके साथ खेलेगा एमसीक्यू में, अगर वो HNO3 के लिए बोल दे कि ये 3 में है, 3 रेशो में है, और HCl जो था 1 रेशो में है, तो गलत हो जाएगा। HCl 3 है, नाइट्रिक एसिड तो 1 है। क्या बोला है भैया, क्या बोला है, इट कैन डिसोल्व गोल्ड इवन दो नाइदर ऑफ दीज एसिड कैन डू सो अलोन। ये बोलता है कि ये गोल्ड तक को घोल देता है, कौन, ये रॉयल वाटर जो बना ना इन दोनों के मिक्सचर से जो एसिड बना हमारे पास, मिक्सचर ऑफ एसिड बना, वो इतना स्ट्रांग होता है कि ये गोल्ड को, सिल्वर को, प्लेटिनम को, इनको डिसोल्व कर देता है, घोल देता है। एक्वारेजिया इज हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड। इट इज वन ऑफ फ्यू रिएजेंट दैट इज एबल टू डिसोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, सिल्वर भी याद रखिएगा, ठीक है। तो आप पे घरों में पहले कभी जब मतलब पूछेगा आपकी मम्मी वगैरह से कि गलियों में, पहले शहरों में भी आते थे, कोई लोग आते थे जो सोने चांदी और आपके जो ऑर्नामेंट्स हैं उनको साफ करके जाते थे। साफ करते थे मतलब साफ कर देते थे, ठीक है। इस वो यही लेके आता था एक्वारेजिया। इससे वो आपके चांदी के, सोने के जो भी ऑर्नामेंट्स हैं उनको साफ करते थे। और वो साफ नहीं, पूरा साफ कर रहे होते थे, उतार रहे होते थे, आपका सोना चांदी इनको घोल कर ले जा रहे होते थे, ठीक है। तो ये कैसा होता है, हाईली कोरोसिव होता है, हाईली कोरोसिव भी होता है। और देखो अकेला हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ऐसा नहीं कर सकता, और HNO3 एसिड भी ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन जब 3:1 में मिलाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, तो काम बखूबी करते हैं, लिखा हुआ है, नाइदर ऑफ दिस एसिड कैन डू सो अलोन, अकेले नहीं कर सकते ये, ठीक है। देखो अगली प्रॉपर्टी है, क्या होगा जब मेटल दूसरे मेटल के साथ रिएक्शन करेगा। मैं तो कहता हूँ ये तो आप पहले ही पढ़ के आ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, जहाँ पे आपने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बताओ, एक जो हाईली रिएक्टिव सबस्टांस है या एलिमेंट है, वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है ना। आप देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये क्या दिया हुआ है इसमें, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा था इस वाले टेस्ट ट्यूब में, इसमें आयरन की नेल को ड्रॉप किया, उसने डुबोया, है ना। तो देखो कलर में क्या आ गया, चेंज हुई, क्या बन गया, लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, क्या बन गया अब, आयरन सल्फेट बन गया। तो सर कॉपर कहाँ गया, कॉपर चला गया किसमें, इसमें डिजोल्व हो गया, डिस्प्लेस कर दिया किसने बताओ, अपने किसने, आयरन ने। क्यों, देखो इस तरीके से किया है, मेटल है कि रिएक्शन आप सोल्ट सॉल्यूशन बी के, मेटल बी का सोल्ट सॉल्यूशन है, और मेटल ए की रिएक्शन आप मेटल बी के सोल्ट सॉल्यूशन से कराओगे, तो किसका बन जाएगा सॉल्यूशन, ए का, और बी क्या हो जाएगी अलग। मतलब कि मेटल ए ज़्यादा रिएक्टिव है मेटल बी से, तो उसने मेटल बी को डिस्प्लेस कर दिया, निकाल दिया बाहर अपने सॉल्यूशन से, और खुद का सॉल्यूशन बना लिया। वही किया आयरन ने, आयरन की रिएक्शन, आयरन की आप नेल लेकर आए थे,
आयरन की नेल लेकर आए थे आप, और आयरन की नेल को डुबोया था कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो हुआ क्या था बताइए। हुआ ये था सर, यहाँ से इसने क्या किया, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, है ना, क्या बना लिया, आयरन का सल्फेट सॉल्यूशन बना लिया, कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा दिया लात मार करके, है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल है बताइए, आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है ना, याद रखिएगा। चलिए पढ़ते हैं फटाफट से, फिर आपको न्यू ईयर विश करते हैं, और आपका आने वाला जो अपकमिंग ईयर है ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहे, अच्छे बोर्ड्स के रिजल्ट्स आए आपके, है ना। और आगे जो भी अपना सब्जेक्ट आपको लेना है आप लोग चुने, और आप सक्सेस कुल मिला करके सक्सेस आप लेते रहे अपने लाइफ में, सक्सेस आपको मिलती रहे, है ना। रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स, वही लाइन है, इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। तो देखो सॉल्यूशन फॉर्म में डिस्प्लेस कर देती है ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स कम रिएक्टिव मेटल्स को। हम इतना सब पढ़ के आए हैं, देखो इतनी सारी हमने वो सब पढ़ी इसकी रिएक्शंस प्रॉपर्टीज़, तो हमने देखा कि सारी मेटल्स इक्वली तो रिएक्टिव नहीं है, सारी मेटल्स दैट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, इक्वल तो रिएक्टिव नहीं है, हम सब भी इक्वल नहीं होते ना पढ़ने में, सब चीज़ों में किस चीज़ में हम लोग इक्वल नहीं है, तो वैसे मेटल्स भी नहीं होंगी। वी चेक द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल्स विद ऑक्सीजन, हमने ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ इनकी रिएक्शंस देखी है, सारी मेटल्स एक जैसी रिएक्शन नहीं करती है, बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद दिस रिएजेंट, सेम तरीके से रिएक्शन नहीं करती, चेंज तो आता है रिएक्टिविटी में। सो वी वर नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल्स सिंपल, वी हैड कलेक्टेड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो हमें क्या मिलता है कि मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज होती है, मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्शन कौन करेगा, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, तो इस तरह से उनकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है मेटल्स की। तो लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है, इट इज़ सिंपल एंड ईजी इफ मेटल ए डिस्प्लेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इफ़ मोर रिएक्टिव देन बी, तभी कर सकती है मेटल ए उसको बी वाले को डिस्प्लेस जब भी क्या हो, ज़्यादा रिएक्टिव हो। ठीक है, याद रखिएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब आते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज पर, और मैं तो कहता हूँ कि हम अगले साल पढ़ने वाले हैं, है ना। तो 5 मिनट बचे हैं भाई, यहाँ तक हुआ आज का सेशन, और 2024 का ये लास्ट सेशन है ना, मेरा और आपका भी, है ना, आप ही का चैनल है। और देखिए चीज़ें मतलब इस 2024 ने आप लोगों को भी बहुत बहुत कुछ सिखाया होगा, है ना। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ ना, तो मुझे भी कुछ सीखने को मिला है ना। कुछ चीज़ें होती है कुछ अच्छी, कुछ अच्छी होती है, कुछ इतनी गुड नहीं होती, है ना, पर हर चीज़ आपको सिखा के जाती है। तो आई होप 2024 आपको कुछ सिखा के जाए, है ना, क्योंकि लौट कर तो नहीं आने वाला ना, लौट कर तो नहीं आने वाला भाई, लेकिन जो आ रहा है उससे बेहतर कर सकते हैं, है ना। तो अभी तक भी आपने कहीं भी कोई कमी छोड़ी है ना, तो आप लोगों को पूरी कीजिए, है ना। बोर्ड्स के लिए आपको भी एक ही महीना बचा हुआ है, तो मल्टीपल रिवाइज आप जितनी बार करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं तो कहता हूँ बार बार, चलो एनसीईआरटी पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए, है ना। और साथ के साथ कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस की क्वेश्चन बैंक्स वगैरह ले आइए, है ना, उनको लगाना शुरू कीजिए जिन्होंने एनसीईआरटी वगैरह सब कुछ कवर कर लिया है, सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। वरना एनसीईआरटी तो मल्टीपल टाइम्स आपको पढ़नी है ना। अपने जो भी नोट्स जो आप पढ़ते हैं उनको पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, है ना, सारे सब्जेक्ट्स पर बराबर जोड़ दें। इसी के साथ सेशन को ख़त्म करते हैं, है ना, और एक साथ वेलकम करेंगे हम लोग भी किसका, 2025 का। ठीक है, तो प्रभु हमारी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, है ना, सारे स्टूडेंट्स को हैप्पी न्यू ईयर। और आपके परिवार के लिए, आप सभी के लिए आने वाला जो नववर्ष है वो सब के लिए कैसा हो, काफ़ी खुशियाँ लेके आए। हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है।